अब तो लास्ट टाइम वाला हो गया तो क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल ट्रेन पढ़ेंगे सबको क्लियर हो गया। बिल्कुल एक सिंपल सी बात याद रखनी है जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ क्या ट्रेन मशीन का मतलब है नॉर्मल गैस बस है ना। और लेट ऑल है ना। हमें डिस्कशन कौन सी करनी है? तो पहले 3A करें। कर सकते हो। हाँ बच्चों इसमें बताओ। वो हुआ नहीं देखा बस।
तो मेरा एक वाई कार्ड एक्चुअली भूल गया घर, अभी आ रहा है बस 2 मिनट में, तब तक ये थोड़ी अजीब सी सेटिंग है और सम रीजन जो वहां आ रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे लैपटॉप पे। हाँ थोड़ा बुक से दिखाओ मुझे। डी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन आपने कहा है monkey of mass m moves up on a massless train so as to just lift a block of mass capital M। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये जो सिचुएशन है वो पुली वाली सिचुएशन। ये बताओ कि अगर मंकी ने उसको अगर से लिफ्ट करना है, कैपिटल एम को जस्ट लिफ्ट करना है, तो थ्रेड में टेंशन क्या होनी चाहिए? कैपिटल एम जी, isn't it? तो आपको थ्रेड में सीधा सीधा टेंशन पता चल गई कि वो है कैपिटल एम। अब जब आप मंकी का एफबीडी बनाओगे उसमें क्या कुछ आएगा? एफबीडी तो वही है, टेंशन टी ऊपर एमजी नीचे, है ना? जो मंकी का एफबीडी बनेगा वो तो यही बनना है ना, टेंशन टी ऊपर जिसकी वैल्यू आपको पता है कि वो कैपिटल एमजी है, मंकी का खुद का एमजी नीचे और एक्सेलरेशन इससे आपके पास मंकी की एक्सेलरेशन आ गई। वो क्या है? सॉल्व करोगे तो कैपिटल एमजी माइनस स्मॉल एमजी अपॉन स्मॉल एम, ये निकला ये एक्सेलरेशन। क्लियर? ठीक है, मुझे क्लियर हो गया। वर्सेस जो दूसरा केस है, आपको कहा है कि आफ्टर सम टाइम द मंकी स्टॉप्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, वो मैंने क्या समझाया था, तब क्या होगा? तब तो उसको पकड़ के खड़ा है, तब वो क्या है? एक नॉर्मल टू ब्लॉक सिस्टम। एक नॉर्मल टू ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन क्या आती है? जो फुली ब्लॉक सिस्टम होता है उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी? m minus m into g अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल। तो सेकंड केस में ये एक्सेलरेशन आ गई, फर्स्ट केस में क्या आएगी? mg। मतलब इनफैक्ट अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर में फर्क आ गया, एक केस में डिनोमिनेटर में सिर्फ स्मॉल m है और एक केस में कैपिटल m प्लस स्मॉल m। क्लियर ऑल? समझ आ गया फर्स्ट केस? ठीक है, आप एक बात समझो, मंकी का एफबीडी तो वही बन रहा है, टेंशन टी ऊपर मंकी का एमजी नीचे, बस फर्क क्या है? फर्स्ट केस में आपको टेंशन पता थी, एक्सेलरेशन अननोन थी। सेकंड केस में आपके पास एक्स्ट्रा क्या कंडीशन थी कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम है। राइट? क्लियर? आगे और कोई डी पार्ट में? एक तो हमने किया नहीं था डिस्कस वो, तो एक क्वेश्चन है, इसमें भी आप एक बात समझो कि जो प्लेटफॉर्म है और जो मैन है वो दोनों तो इकट्ठे ही ऊपर जाएंगे या इकट्ठे नीचे आएंगे? आपको क्या गिवन है? आपको टेंशन पता है, आपको ये कह दिया ना कि वो pulls the rope down with a force of 400 Newton, so you know the tension in the string जो कि 400 है, तो फिर उससे क्या होगा? एफबीडी तो वही सेम बनना है जैसे हमने पहले बनाया था, बस फर्क क्या है? तब हमने एक्सेलरेशन जीरो की थी, एड्रेस किया था उसको, अब ऊपर को एक कॉमन एक्सेलरेशन ए लेनी है।
आगे समझे। आगे बात समझ। तो फर्स्ट पार्ट में टेंशन 400 लेके सॉल्व कर दोगे। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में क्या बोले? बेसिकली इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फोर्स दी हुई है, टेंशन दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या करना है? एक्सेलरेशन दी हुई है, आप उससे टेंशन निकाल लो। इक्वेशंस तो बिल्कुल सेम ही है। और थर्ड पार्ट, to maintain constant speed of 1 मीटर पर सेकंड, वो तो जीरो एक्सेलरेशन, तो वो पुराने वाला ही केस होगा। आया समझ। आगे अभी बोलेगा एक्सरसाइज जीरो की पार्ट। एक्सरसाइज जीरो ई पार्ट बचो डन। एक्सरसाइज वन ई पार्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मेरे को एक डाउट था एक्सरसाइज के फिर बोलो किसमें? इज वन ई का सेकंड। एक्सरसाइज वन ई का सेकंड। सर इसके अंदर जैसे हमें जो भी स्प्रिंग लगे हुए एरीज हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं दोनों का। तो अगर सर कुछ हमने निकाला एक्सेलरेशन, कुछ टाइम बाद तो इनकी एक्सेलरेशन कॉमन नहीं हो जाएगी? ये तो इंस्टेंट पे है बस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट इंस्टेंट हम कॉमन हो जाएगी ना दोनों की? उसके बाद तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आगे जाके हम करेंगे, जिसमें और भी कांसेप्ट्स यूज होते हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ उस इंस्टेंट की एक्सेलरेशन बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अपना वेइंग मशीन हो गया था, स्प्रिंग बैलेंस बचा हुआ था, राइट?
अब बच्चों जैसे वेइंग मशीन जो थी वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती थी, ऐसे ही स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है बेटा, एक्चुअली नाम से ऐसा लगता है कि कुछ स्प्रिंग होगा, ठीक है, असली में स्प्रिंग है भी, बट स्प्रिंग वाला काम कुछ नहीं, ठीक है। वो क्यों, क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस का सेटअप बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ऐसे आपने मास एम लटका दिया, ठीक है, तो जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी वर्किंग असली में ये होती है कि हम इस मास से, मतलब जब मास लटकाया तो हमें पता है कि स्प्रिंग खिंच जाएगा, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि स्प्रिंग कितना खिंचेगा उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि क्या रीडिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली जो करता है वो मेजर करता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स, ठीक है। अगेन उसको इससे मतलब नहीं है कि वो mg है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, वो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स मेजर कर सकता है, और वो भी सिर्फ फुल। स्प्रिंग बैलेंस बना इस तरीके से होता है कि वो सिर्फ फुल फोर्स को ही मेजर करता है, ठीक है। तो वो टेंशन वाला केस ही हो गया क्योंकि टेंशन भी फुल फोर्स होती है, आया समझ, ठीक है ना। तो हमारे पास दोस्तों एक बहुत ही शॉर्ट सिंपल सा शॉर्टकट होता है स्प्रिंग बैलेंस में, जैसे मैंने आपको बोला स्प्रिंग का काम ही नहीं होता कुछ, हम क्या करते हैं सिंपली स्प्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं थ्रेड से और थ्रेड के अंदर टेंशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, वेइंग मशीन में नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन, तो थ्रेड से रिप्लेस करके फिर tension, ठीक है। मैंने ये क्यों बोला कि इसको थ्रेड से रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये सिर्फ पुल फोर्स को ही मेजर, ये पुश फोर्स को मेजर नहीं करता। तो बच्चों लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ट्राई करो, सिंपल। अगर मान लो ऐसे स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, मास एम, एक्सेलरेशन ए, तो बताओ स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी।
राइट नहीं है मतलब सीधा उससे मास्टर लगता है। हाँ जी, आगे आंसर क्या आएगा? m into g plus a, राइट। मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि आपने क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस को थ्रेड से रिप्लेस करना। अगर थ्रेड से रिप्लेस करोगे तो क्या दिखाओगे, कौन सी फोर्स दिखाओगे इसमें आंसर? टेंशन टी। आपने कर दिया kx कहां से आ गया? यही तो बोला था ना मैंने कि टेंशन अगर थ्रेड से रिप्लेस कर दिया तो kx तो बचेगा ही ना, तो टेंशन टी आएगी। बोला था वो करो ना, क्लियर बच्चों? तो सीधी सी बात, वेइंग मशीन में क्या मेजर करना है? नॉर्मल रिएक्शन। स्प्रिंग बैलेंस में क्या मेजर करना है? टेंशन। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। एक इस तरीके से अरेंजमेंट है, एक स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है बिटवीन टू मासेस। ये मासेस हो गए m1 एंड m2, ठीक है? तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालो। क्या क्या करो? कुछ नहीं, इवन m1 m2 भी बना, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालो।
भाई सारा मेथड आपको बताया हुआ था, क्या बोला था मैंने क्या करना? रिप्लेस इट विद स्ट्रिंग। अगर इसको स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे हम तो ये क्या बन गया? ये सिस्टम। क्या आप इस सिस्टम में टेंशन ही ढूंढ सकते? इसकी दो क्लासेस में और क्या कर रहे हैं हम? वही तो क्वेश्चन था, सब कुछ सेम है। मैंने ऐसा कहा था कुछ कि भाई मास आपके रेसिपी होने चाहिए या कुछ? मैंने तो ये कहा कि बस स्ट्रिंग से रिप्लेस करो, स्ट्रिंग की टेंशन ढूंढ लो, बस बात खत्म। राइट? तो वही एक ही स्ट्रिंग बन गया, तो एक्सेलरेशन हम क्या मानेंगे कि मतलब सेम ही होगी एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो क्या इक्वेशंस बन जाएंगी आपकी इसमें? मतलब 1 2 के हिसाब से क्या होगा, मतलब 1 और 2 के जी जो मैंने बोला उसमें क्या आ जाएगा? टी माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस m2 है, टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1 है। तो इससे आपका a निकल आएगा और t क्या आ जाएगा? तो इसके लिए तो देखो अगर आप ध्यान से तो सिंपल 2 ब्लॉक पुली सिस्टम ही तो है ये। तो 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है सर, क्वेश्चन में ना तो स्ट्रिंग बैलेंस जहाँ लगा होगा वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही किया जाता है और वो कुछ चेंज नहीं करता है ना, सिंपल थ्रेड बनाओ, टेंशन निकालो। क्या बात क्लियर होगी बच्चों? हाँ मतलब बट लेंथ तो उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, नहीं एक्सीलरेशन तो सेम ही रहेगी ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात से। टेंशन सेम होगी, टेंशन अगर सेम नहीं होगी ना तो जहाँ पे जॉइंट होगा वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जहाँ पे आप स्प्रिंग बैलेंस और थ्रेड का जॉइंट दिखाओगे आप बता रहे हो। ठीक है, वैसे वो मतलब करके देखना बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा करके मैं कह रहा हूँ। आगे हो जाओ, हो गया क्लियर, समझ आ गई बात? पक्का डन? मुझे फिर देख के बताना कि इसका एफ का कौन सा मॉड्यूल है।
तो हाँ वेइंग मशीन वाला हो गया, इसका मतलब ठीक है। आदत है बच्चों, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, देखो बच्चों जैसे अब ये क्या है, बेसिकली हम एक और एडवांस कांसेप्ट पर जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था थ्योरी हुई है और तो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने हैं, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, मतलब अगर आपने बाकी बातों से कंपेयर किया होगा तो जैसे हम पहले उनसे बड़े आगे थे, अब हम ऑलमोस्ट उनके आसपास ही पहुंच गए हैं। जैसे जिसमें हम क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करते गए रिलेटिव में, आपको ख्याल होगा 2D में हमने बहुत क्वेश्चंस किए थे, तो वो गैप आता ही जाता है। सेम एनएलएम में भी होगा, फिर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मतलब बेसिकली देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन एनएलएम 2D जो होता है, जो हमने कवर किया, ठीक है। अभी तक बच्चों हमने जो पुली बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, अगर आप ध्यान से देखो तो उन सारे क्वेश्चंस में जो पुलीज थी वो फिक्स थी, isn't it? हमेशा हमने ऐसे एक रॉड सी लगा के पुली को फिक्स किया होता था, चाहे सबसे चाहे टेबल से चाहे इससे। अब हम जो जो केसेस करेंगे उसमें हम करेंगे कि अगर हमारी पुली जो है वो मूव कर सकती, ठीक है। तो इमेजिन अ सिचुएशन लाइक दिस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो M3 के साथ जो पुली लगी हुई वो तो फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकती है, ठीक है ना। तो हेडिंग को बच्चों मूविंग पुलीज, एंड अच्छा जस्ट फॉर एग्जांपल ये वाला एक फिगर बना लो। ऐसे बच्चों ये ना थोड़ा फिगर बनाने में इतना टाइम लगता है। एक जनरल मैं आपको हैबिट बता रहा हूँ, पहले थ्रेड्स बना दो फिर पुली बना दो, ठीक है ना। पुली आपने पूरी अजीब सी भी बना दी तो फर्क नहीं पड़ता, थ्रेड्स की डायरेक्शन एज फार एज पॉसिबल सेम बनाओ, ठीक है। जैसे मुझे आप जैसे कुछ नोटबुक्स में दिखा ना कि जैसे हम बनाना शुरू करते हैं तो वो करते करते कुछ ऐसे ही बन जाता है, फिर हम ऐसे पुली दिखा देते हैं। तो अवॉइड दिस कि आपका थ्रेड टेढ़ा ना दिखे। अगर सिचुएशन में थ्रेड वर्टिकल है तो हम वर्टिकल ही लें, क्यों, फिर कहीं ना कहीं चांस है कि हम एफबीडी में भी थ्रेड टेढ़ा दिखा दें, फिर आप अपनी कॉन्फिडेंस लेवल तो गलती हो सकती है। तो थ्रेड्स को जैसे हैं हमने वैसे ही दिखा, तो पुली जैसी करके बना दो, कोई गलती नहीं होता है ना। ओके, अब बच्चों अगर आप देखो हमने कुछ बातें सीखी थी पहले की पुलिस सिस्टम्स में, है ना। उनमें से अगर हम एक कंसेप्ट को सीधा सीधा स्टिल अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप देखो कि एक सेम थ्रेड है जो M1 से लेकर पूरा घूमता हुआ तीनों पुलिस पर M2 तक पहुंच रहा है, तो अगर सेम थ्रेड है तो उसका क्या मतलब हुआ, सेम थ्रेड को टेंशन सेम है ना। तो एक तो हमारे पास कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। सेम थ्रेड टेंशन इज सेम एवरीवेयर, ये सबको याद है, ठीक है। हम स्टिल बच्चों वो बात अभी भी हम आइडियल सारा कुछ मान रहे हैं कि मासलेस पुलीज हैं और मासलेस थ्रेड्स हैं। तो मासलेस थ्रेड भी ऐसा था ना कि टेंशन चेंज ही कर दो, वो हमने सीखी। और बच्चों हम इस सिस्टम में क्या बता सकते हैं, मतलब मासलेस थ्रेड और मासलेस पुली
वाले केस में हमने और क्या बात सीखी थी? एक्सेलरेशन से पहले फोर्सेस पे टेंशन के नहीं हो, मतलब क्या हम कुछ और टेंशन भी बता सकते हैं? जो फर्स्ट पुली के ऊपर वाला थ्रेड है उस पे टूटी होगी टेंशन। सिमिलरली जो M3 के जस्ट ऊपर वाला थ्रेड उस पे स्टिल टूटी, कोई फर्क थोड़ी है। पहली पुली और दूसरी पुली में क्या फर्क है? हमने तो यही सीखा था ना कि जो सेंटर वाला थ्रेड है उसकी टेंशन साइड वाले थ्रेड का डबल होती है। आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि ऐसे ही लिखना कि ऊपर नीचे वाला, याद है बात? कि ये नहीं लिखना कि ऊपर वाले थ्रेड में टेंशन इज डबल टेंशन ऑफ नीचे वाले थ्रेड्स, ये याद रखना है बस कि सेंटर वाले थ्रेड की टेंशन साइड वाले थ्रेड्स का डबल। साइड वाले थ्रेड्स में टेंशन क्या होगी? थी, तो M3 वाला जो थ्रेड है उसमें क्या होगी टेंशन? 2। तो ये कुछ नया हो गया। अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते थे उनमें हमेशा सारे ब्लॉक्स पे सेम टेंशन लगी होती थी। अब इस केस में क्या हो गया? टेंशन अलग आ गई, M3 के ऊपर अलग टेंशन आ गई। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो सबसे पहले तो फिर से बच्चों ये ड्रॉ कर लो कि अगर मासलेस पुलीज है तो ये कंसेप्ट अप्लाई होता है ना, ये याद रखने वाला कंसेप्ट है। तो ठीक है, अब बच्चों हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट सीखना है, अब जो नया कंसेप्ट आता है, अब हमने एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है। अभी तक बच्चों हम जितने सिंपल केसेस कर रहे थे उनमें क्या हो रहा था कि टेंशन भी सेम होती थी और एक्सेलरेशन भी सेम होती थी, सिर्फ एक्सेलरेशन में इतना हो जाता था कि बस डायरेक्शन अलग हो जाती थी कि एक के ऊपर हुआ तो दूसरे के नीचे, राइट? ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सी बच्चों यहाँ पे अगर आप एक बात देखो, यहाँ पे क्या मतलब डायरेक्टली देखने में पता चल रहा है कि हाँ जी हम किसी तरीके से M1 M2 M3 के एक्सेलरेशंस को रिलेट कर सकते हैं। जैसे वहां एकदम बोल दिया था कि इसकी इतनी ऊपर हुआ तो इसकी इतनी नीचे होगी, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ कह सकते हैं? M1 M2 भी सेम होगी। क्या साइड पे है तो बीच वाला पूरी ना होता तो बट सबको है ना, बीच वाला ना होता फिर तो भाई जिंदगी वापस आ गई, फिर तो पुराने वाले केस बन जाता। यही तो प्रॉब्लम है कि पुराना केस नहीं है, नया केस तो हम सीधा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए बच्चों हम एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, आप देखो ध्यान से। लेट अस से बच्चों हम ऐसे एक पुली लेते हैं, ठीक है, इसके दोनों तरफ साइड्स हैं। मान लो हम कहते हैं कि जो पुली है उसके लेफ्ट वाले थ्रेड ने ऊपर को मूव किया बाय डिस्टेंस x1, ठीक है, राइट वाले थ्रेड ने मूव किया बाय डिस्टेंस x2। ये ना फिक्स थ्रेड है, ठीक है, ये मतलब दोनों थ्रेड के एंड पॉइंट्स हैं मान लो। तो इस एंड पॉइंट ने ऊपर को मूव किया x1, इस एंड पॉइंट ने ऊपर को मूव किया x2, लेट्स से,
ठीक है, तो आपने बताना है कि जो सेंटर है वो कितना करना है। कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोल दिया कि लेंथ ऑफ थ्रेड कांस्टेंट है, ठीक है। आप क्या करो, एक इनिशियल फिगर बनाओ, एक फाइनल फिगर बनाओ, जिसमें कि आप इसको x1 मूव करा दो, इसको x2 मूव करा दो और इसको x3 मूव करा दो। दोनों केसेस में लेंथ ऑफ थ्रेड को कांस्टेंट कर दो और फिर देखो कि ये x3 की वैल्यू क्या है। सिंपल ज्योमेट्री है, कोई न्यूटन लॉ कोई एफएटी कुछ नहीं। तो अलग अलग फिगर्स पे सीधा सीधा कंपेयर करके निकला है। मैं उसे पर रेट दे रहा हूँ, ठीक है। अप्रोच समझो क्या करना है ना। सबसे पहले ठीक है, एक फिगर बनाया हमने, एक पुली जिसके लेफ्ट पे थ्रेड है उसके राइट पे thread, ठीक है। मान लो लेफ्ट पे जो थ्रेड की लेंथ है वो L1, राइट पे जो थ्रेड की लेंथ है वो L2, ठीक है। अब बच्चों आप एक, चाहे उसी फिगर के अंदर चाहे एक अलग फिगर में, अब आपने क्या दिखाना है, आपने एंड पॉइंट को, दोनों एंड पॉइंट्स को x1 x2 मूव किया हुआ दिखाना है और आपने पुली को खुद को x3 मूव किया हुआ दिखाना है, ठीक है। अब इस फिगर के हिसाब से आप निकाल लो कि पुली के लेफ्ट पे थ्रेड की कितनी लेंथ बची, राइट पे थ्रेड की कितनी लेंथ बची। तो आप फिर से आपके पास लेंथ, टोटल लेंथ आ जाएगी। अब वो टोटल लेंथ सेम होनी चाहिए, पहली और बात है।
ठीक है, तो उससे आपके पास रिलेशन आ जाएगा बिटवीन XC, X1 एंड X2। अभी मैंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया सारा कुछ। प्रैक्टिकली सारा बता दिया, बचा ही नहीं है। तो क्लास हमने ओके, देखो बच्चों, सी जैसे मैं आपको समझा रहा था, मान लो ये है आपका इनिशियल फिगर, ये है आपका राइट साइड वाला फाइनल, जहाँ पे लेफ्ट हैंड मूव कर गया X1 से, राइट हैंड मूव कर गया X2 से, और सेंटर मूव कर गया XC से। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर के हिसाब से टोटल लेंथ क्या होगी? 12। मैंने जान के ऐसे डॉटेड लाइन के बीच में बनाया ताकि हम एकदम क्लियर रहे सारे रेफरेंसेस। ठीक है, सेकंड फिगर के हिसाब से बच्चों को देखें हम, पुली के लेफ्ट साइड पे जो थ्रेड है उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर आप देखो यहां से X1 बढ़ी, यहां से XC कम होगी, तो कितनी बन गई? L प्लस X1 माइनस XC। आया सबको समझ में? राइट साइड पे सिमिलरली L प्लस X2 माइनस XC। राइट, तो हम दोनों केसेस में लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया? You will get
x1 plus x2 is equal to 2x. ऐसे लिखोगे ना 2l is equal to l plus x1 minus xc plus l plus x2 minus xc. तो मैंने सारा कुछ बता दिया आपको क्या करना है, बना चाहिए है। और हमने सिर्फ ज्योमेट्री लगाई है ना, हमने कोई न्यूटन और काइनेमेटिक्स कुछ नहीं लगाया था। हमने तो क्या कांसेप्ट लगाया है मतलब कि भाई रेड की लेंथ तो फिक्स रहेगी, तो चेंज नहीं हो सकती। तो अच्छा यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि xc को लिख देंगे हम x1 plus x2 by 2 और इसको अगर हम दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे xc को दो बार डिफरेंशिएट करके क्या बच जाएगा ac, हमारे पास आ गया ac इक्वल टू। तो ये हमारा एक नया रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया इन द केस ऑफ मूविंग। तो बच्चों टेंशन वाला रिलेशन हो गया जो हमें पता है ना, और अब हमारे पास एक्सेलरेशन वाला रिलेशन आ गया। ध्यान ये रखना है बच्चों, अब दो बातें। सबसे पहले तो ये a1 a2 क्या है, इसकी एक्सेलरेशन जो साइड पे थ्रेड है उसके एंड पॉइंट्स बिल्कुल एंड की एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे ही याद रखेंगे हम, आपको आगे समझ आएगा मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, तो इजी हो जाता है उस तरह से। तो जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे a1 a2 जो हैं these are accelerations of end points. And AC क्या है बच्चों, सारा कुछ ऊपर को लिखा है तो ये वो ऐसे ही प्रश्न आ गया। बाई चांस आपके एंड पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे को है तो आप क्या करोगे, उस वाली वैल्यू को नेगेटिव लिखो, a1 या a2 में से जो भी है। या मान लो किसी क्वेश्चन में आपको AC पता है, सीधी सी बात है, वेक्टर है तो कैसे होगा, साइन कन्वेंशन लगाओ। ये बात समझ आ गई, ठीक है। सबको बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से दो रिलेशन हमारे मतलब एक टेंशन वाला रिलेशन तो पहले ही था,
और एक अब नया रिलेशन किसका आ गया, एक्सेलरेशन। क्लियर? चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो ये सिचुएशन है M2M, दो ब्लॉक्स। How is this situation different from your normal situations? ये पूरी खुली आ गई है, राइट? तो आपने दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशंस निकालनी, ध्यान से करना। Find acceleration of both blocks. बस जो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इससे थोड़ा इजी रहेगा, बाकी सब कुछ आपने करना है। सिर्फ ये कि आप ना मतलब पहले ही m और 2m की कुछ भी एक्सेलरेशन अज्यूम कर लो, जो मर्जी मैग्नीट्यूड, मतलब a1 a2 कुछ भी मान लो और कुछ भी डायरेक्शंस मान लो, उसके हिसाब से बस फिर मूवेबल बॉडी के ऊपर रिलेशन लग जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं करना कि एक की मान के दूसरी उसके टर्म्स में निकालो, पहले दोनों की कुछ ना कुछ अज्यूम कर लो और फिर उसमें रिलेशन आ जाए। एक्सेलरेशन इंटरवल आ गई जी में कूलिंग की कितना चाहिए कितनी जल्दी
दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाएगी कि मास m की इतनी एक्सेलरेशन है टूल जैसा हम पहले निकालते थे। So last a minute.
हाँ भाई, ऑनलाइन तुम्हारा आंसर किसी का? ठीक है बेटा। हाँ जी। आपका बच्चों आंसर आना चाहिए। आ, ये 2m की एक्सेलरेशन आएगी नीचे को 2g/3, और इसकी आएगी ऊपर को g/3। ये आंसर बनता है। कितने लोग आ गए आंसर? देखो बच्चों कैसे करना है इसको। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है आगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टेंशन के साथ। टेंशन सबसे इजी है, जो आपको सिंगल कॉमन थ्रेड दिख रहा होता है। कुछ बोला था मैंने अभी दर्शवीर, क्या बोला था? क्या बोला था? नहीं, ये नहीं बोला मैं बोला देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर स्मार्ट मत बनो, सुन लो। गलत हुआ था ना पहले, तो फिर सुन लो अब। हाँ जी, तो सबसे पहले थ्रेड आइडेंटिफाई कर लो जो कॉमन थ्रेड है, ठीक है। उस सब की उसके अंदर थ्रेड के अंदर टेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक साइड से शुरू कर दो कि भाई यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। उससे अपने आप जो कोई सेंटर वाला थ्रेड है उसकी टेंशन पता चल जाएगी। तो जैसे ये ऊपर वाला थ्रेड, इसकी टेंशन 2t, जिसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, है ना? क्यों? हमें पूछा ही नहीं है उस थ्रेड की टेंशन। और यहाँ नीचे वाले की टेंशन 2t, ये जरूरी था लिखना। क्यों? इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्मॉल m का तो एफबीटी बनाना ही पड़ेगा। तो अभी तो हम एफबीटी से पहले वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा था बच्चों दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस अज्यूम कर लो, ठीक है। मैंने ये भी कहा था जैसे मर्जी अज्यूम कर लो। जैसे मान लो मैंने इसकी a1 अज्यूम कर ली, और मैं जानबूझ के, चाहे मुझे लॉजिकली ऐसा नहीं लग रहा, मैं इसकी a2 अज्यूम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अगेन एफबीटी से पहले ही किसी भी एक एंड से शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से। जैसे एक मैंने पहले टेंशन लिखी, अब एक्सेलरेशन लिखते हैं। चलो लेफ्ट हैंड से ही शुरू करते हैं। जो बच्चों पुली का लेफ्ट साइड वाला थ्रेड है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0, है ना? वो तो फिक्स्ड ही है।
तो मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन 0। मैंने इसलिए कहा था एंड पॉइंट्स, सोचना ही आसान हो जाता है, सीधा एंड पॉइंट देखो फिक्स है, एक्सेलरेशन 0। आई बात समझ? इसके सेंटर की एक्सेलरेशन a1 है, इसके राइट साइड वाले थ्रेड की बच्चों एक्सेलरेशन वो कैसे पता चल रहा है? अब ये जो राइट साइड वाली पुली है वो तो फिक्स पुली है ना? अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिक्स पुली के लिए क्या शो करते थे हम? जितनी एक्सेलरेशन इधर से ऊपर को उतनी एक्सेलरेशन यहां से नीचे को। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि यहां पर इसकी एक्सेलरेशन a2 नीचे को है। जब बच्चों एक्सेलरेशन शो करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको डायरेक्शन के साथ शो करो। देखो मैंने टेंशन को ही डायरेक्शन के साथ शो किया, एक्सेलरेशन को किया। क्यों भाई? देखो अगर आप इसकी a2 ऊपर को दिखा रहे हो तो इसकी आप a2 नीचे को दिखाओगे, है ना? अगर आप यहाँ पे आप इसकी a2 ऊपर दिखा के इसकी a2 ऊपर को दिखा दो फिर तो गलत हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो, इस पुली के ऊपर भी कोरिलेशन होल्ड कर रहा है a1 + a2/2 वाला, बट वो ऑब्वियस था। क्यों? इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0। 0 = a1 + a2। तो क्या आना चाहिए था कि दोनों की एक्सेलरेशन तो ऑपोजिट होनी चाहिए, वो हम वैसे ही दिखाते हैं। आ रही है बात समझ? है ना? तो ये समझ आया। अब मैं इस पुली के ऊपर लगा देता हूं एक्सेलरेशन। वो कैसे लगाऊंगा मैं? तो इसमें गलती हो जाती है कई बार। कैसे लिखूंगा मैं बच्चों? a1 साइन कन्वेंशन के हिसाब से = 0 - a2/2। क्यों माइनस आया? a2 तो नीचे को है ना? तो यहां से मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया कि a2 = -2 a1। फिर से बच्चों, अभी तक जो मैंने रिलेशनशिप्स लिखे, यहाँ पे पुली का मास मतलब सॉरी ब्लॉक्स का मास है या नहीं है उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो आएंगे ही आएंगे, राइट? अब एक बार ये इंफॉर्मेशन आ गई, अब हम इक्वेशंस लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो जैसे ये जो मास 2m है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? T - 2mg = 2ma2। जो मास m है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2T - mg = ma1 which is equal to -ma2/2। ठीक है? अगर आपने इस तरह से बनाई जैसे मैंने लिखा है तो उससे आपका आंसर ये आता कि जो 2m मतलब अगर आप बाद में आप साइंस लगा दोगे कि भाई 2m की एक्सेलरेशन आपकी अपने आप a2 नेगेटिव आ जाएगा, आपके a2 की वैल्यू -2g/3 आएगी, जिसका मतलब क्या हुआ? इट इज 2g/3 डाउनवर्ड्स। a1 पॉजिटिव आ जाएगा, इसकी वैल्यू g/3 आ जाएगी। ठीक है? तो बच्चों अगर कहीं पे डाउट हो सकता है किसी जगह तो आपको समझ आ जाए, यहाँ पे जैसे समझ भी आ सकता था कि हाँ एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, जनरली सारे ऊपर को मान लो और कर दो, अपने आप आंसर बन जाएगा। ठीक है? ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन बच्चों? अगला क्वेश्चन करें। हाँ सबको अपनी गलती समझ आ गई, कहाँ पे क्या चाहिए?
तो जो एक सेफ अप्रोच ये भी रहती है, आपने देखा होगा, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ कि जो ऊपर अपवर्ड साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव मान के करता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने ऐसा भी किया हुआ है कि एक जगह अपवर्ड पॉजिटिव मानिए, एक जगह डाउनवर्ड मानिए, इट्स फाइन। कई बार गलती का चांस होता है कि ये तो बिल्कुल ही सेफेस्ट है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है। हाँ जी, डन। अगला क्वेश्चन करें। तो बच्चों टारगेट बना के करना कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। इन चैप्टर्स में एग्जामिनर की ऐश होती है, कोई लिमिट नहीं है। आपको 3 करा दी, टेस्ट में 4 वाला आ जाएगा, ठीक है।
चलो बच्चों इसको कंप्लीट करना बेहतर, ठीक है। और एक आपका होमवर्क है बच्चों, अब आपने 0, 1 और 3A का ई और एफ पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। एफ कौन सा था? वही था ना, हाँ ठीक है। और ई स्प्रिंग फोर्स था, हाँ ठीक है। तो ये कंप्लीट करना है बच्चों, ओके। इसकी क्या नीचे करते हैं, इसके नीचे को होते हैं। हाँ वो तो सारा लिंक भी होता है।